आज सुमन बहुत खुश थी क्योंकि वो कल अपनी बड़ी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाने वाली थी। सुमन जब भी जाती अपने बगीचे से फल तोड़कर ले जाया करती थी। फिर शाम को सुनील, ओ सुनील, मैं तेरी दीदी के यहाँ कल जाने वाली हूँ, चल मेरे साथ बगीचे से कुछ फल तोड़ दे। सुनील सुमन का छोटा बेटा था। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। इतना कह के सुनील खेलने के लिए चला जाता है। ये लड़का भी न एक भी बात नहीं सुनता है। खैर, अब मुझे ही फल तोड़ने पड़ेंगे। सुमन फिर बगीचे में पहुँची और वो फल तोड़ने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर सुनील के पिताजी खेत से वापस घर आए थे। सुमन, कहाँ हो? लगता है बेटी के मिलने की खुशी में हमें तो भूल ही गई हो। भूख लगी है, खाना तो दो। पर किशोर को सुमन का जवाब नहीं मिला। फिर वो पूरे घर में सुमन को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिली। तभी उसका बेटा सुनील वहाँ आया। सुनील, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं लौटी? कहाँ गई है वो शाम को बगीचे में फल तोड़ने गई थी। अब तो बहुत रात हो चुकी है। चलो चलकर बगीचे में देखते हैं, शायद वहाँ तुम्हारी माँ मिल जाए हमें। फिर वो दोनों बगीचे पहुँचे जहाँ सुमन मरी पड़ी मिली। माँ, ये क्या हो गया? मेरी माँ, उठो ना। सुमन, उठो सुमन, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो दोनों जान चुके थे कि सुमन अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर सुबह हुई। इधर प्रीति अपनी माँ का आने का इंतजार कर रही थी कि अचानक प्रीति का फोन बज उठा। हेलो हेलो प्रीति बिटिया। हाँ बाबा, क्या हुआ? और माँ अभी तक नहीं आई? बिटिया, माँ का देहांत हो गया। अब वो हमारे बीच में नहीं रही। माँ, ये क्या हो गया? बिटिया, तुम सब जल्दी यहाँ आ जाओ, माँ का अंतिम संस्कार भी करना है। ठीक है बाबा, मैं अभी आती हूँ। फिर प्रीति और उसका पति रमेश गांव पहुँचे। प्रीति अपनी माँ की लाश को देख रोने लगी और चिता में जल रही थी उसकी माँ। तभी वहाँ रमेश का फोन आया। हेलो रमेश। हेलो रमेश, बहुत ही इमरजेंसी है, कल सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाना। रमेश बॉस की बात को मना नहीं कर पाया। ठीक है बॉस। प्रीति, हमें तुरंत घर जाना पड़ेगा। पर क्यों? बॉस का फोन आया था, इमरजेंसी है, कल 7 बजे ऑफिस पहुंचना है। इसके लिए हमें अभी घर लौटना पड़ेगा। पर मैं ऐसे कैसे अभी जा सकती हूँ? पर प्रीति, हमें ऑफिस जाना ही पड़ेगा, वरना बॉस हमें जॉब से निकाल देंगे। प्रीति ना चाहते हुए रमेश के साथ उसे जाना पड़ा। बाबा, बहुत जरूरी काम है, हमें घर जाना पड़ेगा। ठीक है बिटिया, जाओ, लेकिन माँ के 13वीं में तो आओगी ना? हाँ बाबा, मैं जरूर आऊंगी। फिर दोनों अपने बाइक से घर के लिए निकले। तभी उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई दी। प्रीति बिटिया, कहाँ जा रही हो? देख, मेरी चिता पूरी तरह जली भी नहीं। प्रीति जब पीछे मुड़कर देखती है तो एक चुड़ैल दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। ये देख प्रीति बुरी तरह डर जाती है। बस जल्दी चलाओ, लगता है कोई चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है। तो प्रीति, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रमेश भी बुरी तरह डर जाता है और तेजी से बाइक चलाता है। जब वे गांव के सरहद से बाहर निकले तब वह चुड़ैल वहीं पे रुक गई। रुक जाओ प्रीति, मत जाओ मुझे छोड़कर। अब कुछ दिन बीते। फिर सुमन की 13वीं आई। प्रीति, आज हमें गांव जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी माँ की 13वीं है। जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर उस रात जो हुआ उसे मैं भूल नहीं पाई हूँ। वो कोई हवा होगा जो अब खत्म हो चुका होगा। प्रीति रमेश की बात मान जाती है। फिर गांव की सीमा पर पहुंचा। तभी वो चुड़ैल गांव की सीमा पर खड़ी थी। तू आ गई मेरी बेटी। प्रीति, कितना इंतजार करवाई तू। रमेश, वो चुड़ैल फिर आ गई। कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो हमें? दामाद जी, पहचाना नहीं? मैं प्रीति की माँ। माँ आप? हाँ प्रीति बिटिया, तू मेरी चिता को जलती हुई छोड़ गई, मुझे माफ कर दो माँ। प्रीति, अब कोई माफी नहीं, अब तू मेरे साथ चलेगी। फिर वो चुड़ैल उसे अपने साथ घिसटने लगी। मुझे छोड़ दो माँ, जाने दो, तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। माँ, वो आपकी बेटी है, छोड़ दो, उसे माफ कर दीजिए माँ। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चुड़ैल को अपनी बेटी पर दया आ गई। ठीक है प्रीति बिटिया, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे भी अगर औलाद कोई गलती करे तो माँ बाप को माफ करना ही पड़ता है। फिर वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।